हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएसए जयपुर। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर का नाम है हमारे, और जो हम टॉपिक्स लेकर आए हैं आज आपके लिए, विच इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो मेरा नाम है निखिल, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी किसी भी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है? सो आइए इसके बारे में जानेंगे। और व्हाट इट सेज, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners of Prussia। तो बेटा होता क्या था कि जो नेशनलिस्ट की भावना थी, जो हमारे नेशन से जुड़ाव की जो फीलिंग थी, अफेक्शन जो था बेसिकली, वो बहुत ज्यादा फैल रहा था मिडिल क्लास पीपल में जर्मनी के। एंड व्हाट दे वर डूइंग कि उन्होंने इस पर काफी सारे डिस्कशंस करना स्टार्ट किए थे, राइट। सो दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस। लेकिन तरह तरह से समय समय पर इन फोर्सेस को, कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा जो है वो दबाया जाना चालू किया जा रहा था। सो व्हाट इट सेज, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। 3 wars overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory। तो उस समय पर बच्चों काफी सारी वॉर्स हुई थी, ठीक है, और कई कंट्रीज ने साथ में मिलकर के भी वॉर किया। तो प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। लेकिन प्रूशिया जो है उसने सबसे ज्यादा लीडरशिप जो है वो दिखाई थी इस पूरे मूवमेंट में। 3 wars overseen years with Austria, Denmark and France। तो 3 वॉर ओवरसीन ईयर्स हम देख रहे हैं यहां पर, कौन कौन से? ऑस्ट्रिया के साथ में, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में। इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, कि यहां पर जीता कौन? फाइनली प्रूशिया जीता। एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और प्रूशिया ने ही जो ये यूनिफिकेशन का पूरा प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन state power। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी में जब यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था बच्चों, सो आफ्टर यूनिफिकेशन कई सारे यहां पर जो है हमें नए प्रोसेसेस देखने को मिले। व्हाट दे सेड कि द न्यू स्टेट प्लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। न्यू स्टेट जो था उनका एक मानना था कि हमारा क्या होना चाहिए साहब, हमारा मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, की करेंसी जो पहले हमारी ओल्ड चली आ रही थी उसको हमें मॉडर्नाइज करना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम हमारा मॉडर्नाइज्ड होना चाहिए। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जो है जर्मनी में वो भी हमारा कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। नाउ 18 जनवरी 1871 काइसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग। फाइनली जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो उसके किंग को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था काइसर विलियम फर्स्ट, राइट। Now let's move to the unification of Italy। तो कहता भाई इटली was divided into 7 states। जैसा आज इटली आप देखते हैं बेटा, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ था हमने 7 स्टेट्स में, राइट। वन ऑफ द स्टेट सर्डिनिया पीडमोंट, ये वहीं का एक स्टेट था, was under the control of विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि एक इटालियन प्रिंस थे बच्चों, राइट। तो एक इटालियन प्रिंस थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है जी। तो एक स्टेट जो था इटली का विच इज दी सर्डिनिया पीडमोंट, ये इनके अंडर में आता था। नाउ वही हमने अब आपको बता रखा है कि किस तरीके से इटली को जो है वो डिवाइड किया हुआ था। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली में बेसिकली ऑस्ट्रिया, सेंटर में पोप जो होते थे, एंड फाइनली साउथ जो पार्ट था उसका वहां पर बर्बन किंग का रूल हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो इटली है वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, राइट। वहां के जो राजा थे एट दैट टाइम, जैसा अभी आपने पढ़ा था, विक्टर इमैनुअल, राइट। तो विक्टर ने क्या करा? कॉल्ड हिज चीफ मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू यूनिफाई द इटली। और उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर सीएम, हमें अब जो भी यूनिफाइड, ये जो हम कहते हैं ना इटली के जो टुकड़े हो रखे, जो ये पार्ट्स हो रखे, हमें चाहिए कि जो इटली है ये क्या हो? पूरा यूनिफाइड हो, एक इटली बने। सो इन 1859 कैवर डिफीटेड द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी। कैवर वही अपने सीएम जो थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर विक्टर के। तो इन्होंने क्या किया? फाइनली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग
आर्मी को डिफीट कर दिया। और वो ईयर कौन सा था बेटा? इट वॉज ईयर 1859, राइट? कैवोर एंड जोसेफ गैरिबाल्डी विद आर्मी डिफीटेड बर्बन किंग एंड एक्वायर्ड साउथ इटली। अब जरा इधर ध्यान से देखेंगे हम, ऑस्ट्रिया था हमारे नॉर्थ में, इसको 1859 में हमने एक्वायर कर लिया जी, ठीक है। फाइनली साउथ में थे बर्बन किंग, इनको भी हरा दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और हमारे पास सपोर्ट बहुत था इटली को, ठीक है। नाउ फाइनली जो एक पार्ट बचा था, दैट वाज द पार्ट ऑफ पोप, दैट वाज द पार्ट ऑफ पोप। तो पोप ने क्या किया, ऑलरेडी आकर के कह दिया कि भाई मुझे किसी भी तरीके का वॉर नहीं चाहिए, मैं अपना जो भी पार्ट है वो ऑलरेडी क्या कर रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं। तो पोप सरेंडर्ड, पोप ने क्या किया जी, ऑलरेडी सरेंडर कर दिया। दिस इज हाउ जो पार्ट्स ऑफ इटली थे ना बेटा, वो यूनिफाइड हो गए, राइट? सो इन 1861 फाइनली क्या हुआ जी, विक्टर इमैनुअल बिकेम द किंग ऑफ होल इटली। जो विक्टर इमैनुअल चाहते थे, फाइनली 1861 में वो पॉसिबल हो पाया। और आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, विक्टर इमैनुअल ही जो थे वो वहां के किंग बन पाए, राइट? द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे अब। ब्रिटेन में भी यूनिफिकेशन हुआ और किस तरीके से हुआ, एक स्ट्रेंज केस रहा ये। तो क्या था बेटा वो स्ट्रेंज केस, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसा आपने इटली के बारे में पढ़ा था बेटा, सेम केस आपको कुछ मिलता जुलता ब्रिटेन में भी दिखाई देगा। सो व्हाट इट सेड, इट वॉज रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये क्या हुआ जी, कैसे यूनिफिकेशन पॉसिबल हुआ, एक बहुत लंबा प्रोसेस था बेटा जी, राइट? देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18वीं सदी, 18th सेंचुरी से पहले वहां पर कोई भी ब्रिटिश नेशन, जो कहते हैं ना आज की डेट में ब्रिटिश, तो पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। ब्रिटेन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। ब्रिटेन के बेटा 4 पार्ट्स होते थे। वन इज स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में रहते थे स्कॉट पीपल। सेकेंड वॉज इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहते थे कौन, इंग्लिश पीपल। वेल्स, वेल्स में रहते थे वेल्श एंड आयरलैंड, जहां पर कौन रिसाइड करता था, आयरिश पीपल, राइट? तो इस तरीके से पूरा जो हमारा ब्रिटेन था वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ था। अर्लियर देयर वाज मोनार्की इन इंग्लैंड। पहले क्या था, जैसे कि हर एक कंट्री में हमने पढ़ा है कि भाई वहां पर राजा का रूल होता था, तो इंग्लैंड, यहां पर इंग्लैंड में भी क्या हुआ बच्चों, राजा का ही रूल हुआ करता था। मोनार्की सेशन वाज देयर, राइट? बट लेटर ऑन द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू पार्लियामेंट। लेकिन धीरे धीरे करके जो पूरी पावर्स थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, वो ट्रांसफर कर दी गई पार्लियामेंट को बच्चे। नाउ इंग्लैंड थॉट ऑफ स्पेंडिंग इट्स टेरिटरी बाय एक्सपेंशन। अब इंग्लैंड ने सोचा भाई कि हमारा पार्लियामेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है, हम अपनी टेरिटरीज को क्या करें, एक्सपेंड करें और बढ़ाएं। कैसे हम और अपने देश को बढ़ा सकते हैं। इंग्लैंड साइंड द एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड इन 1707। यहां पर आपका एक फिलअप बेटा बन सकता है, ठीक है, एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो कौन से ईयर में पास हुआ था। तो दैट वाज द ईयर 1707। इंग्लैंड ने क्या किया कि एक्ट ऑफ यूनियन पास किया स्कॉटलैंड के साथ में। उन्होंने कहा भाई स्कॉटलैंड, आइए हम एक समझौता करते हैं, ठीक है, कि आप और हम मिलकर के काम करेंगे, इसलिए इसका नाम ही क्या दिया गया एक्ट का, एक्ट ऑफ यूनियन। दैट वाज द ईयर 1707। नाउ United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on the Scotland. Basically जो इंग्लैंड की सोच थी वो ये थी कि कैसे भी करके हम स्कॉटलैंड को अपने अंडर में लें और अपने जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड के ऊपर रखें, हम उस पर रूल भी करें। सो नेक्स्ट टू इट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। अब वो ब्रिटिश में पार्लियामेंट बनी थी, आपने अभी पढ़ा था, उसमें जो मेंबर्स थे वो मेनली इंग्लिश पीपल थे, ठीक है। तो डोमिनेट कर दी गई वो पार्लियामेंट किसके द्वारा, फाइनली इंग्लिश पीपल के द्वारा। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब स्कॉटलैंड पहले ही आ चुका था, ठीक है, 4 पार्ट्स थे, आपने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे। स्कॉटलैंड भी ऑलरेडी एक्वायर्ड, ठीक है। नाउ अब हमने आयरिश यानी आयरलैंड को पकड़ा, ठीक है, तो आयरलैंड को हमने फोर्सिबली एक्वायर किया, राइट। नाउ इट सेज, ये कौन सा ईयर था बेटा जब आयरलैंड को एक्वायर किया गया था, तो दैट वाज द ईयर 1801। आफ्टर दिस दे हैड अ कॉमन फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations
survived only as subordinate patterns of this union. तो हुआ क्या बच्चों कि मेनली अब जो है वो यूनाइटेड किंगडम बन चुका था एक तरीके से, ठीक है, जहां पर इंग्लैंड था, जहां पर आपका स्कॉटलैंड था, एंड फोर्सेबली अभी अभी इन्होंने क्या एक्वायर किया था, आयरलैंड को एक्वायर किया था. अब बचा क्या हमारे पास रीजन, कौन कौन से, एक तो वेल्स बचे, राइट. अब वेल्स को इन्होंने कैसे एक्वायर किया उसके बारे में पढ़ेंगे. तो भाई सीधी सीधी बात उन्होंने क्या करी कि भाई 3 रीजन जो मेन थे वो एक साथ मिल चुके थे. अब एक छोटा रीजन जो है वो वेल्स था, वो एक सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरफ यहां पर जो है वो काम करने लगा, ओनली एक पार्टनर की तरह, ठीक है. नाउ सो दिस इज हाउ द होल यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी हैज डन, ठीक है. अब हम एक पढ़ने वाले हैं टॉपिक विच इज कॉल्ड द विजुअलाइजिंग द नेशन. कैसे हम अपने नेशन को एक जो है इमेज के रूप में देखते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है. इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इट सेज, while it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, in other words they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as a female figure. The female figure became an allegory of the nation. तो बेसिकली बेटा ये हर एक अपने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में देखते थे, ठीक है. जैसे राजा अपने स्टैच्यूज बनवाता है, राइट. तो ऐसे ही कंट्री को अगर रिप्रेजेंट करना तो कैसे किया जाएगा. फॉर दैट मैटर एक फीमेल फिगर जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता था, ठीक है. वो एक इमेजिनरी फिगर होता था, हर एक कंट्री का अलग फीमेल फिगर हुआ करता था. बेसिकली हम ये देखना चाहते थे कि अगर हम अपने नेशन को देखें तो उसकी इमेज कैसी होगी. आज मैं अगर इंडिया को देखता हूं तो उसकी इमेज मेरे दिमाग में कैसी क्रिएट हो, तो उसके लिए हमने एक फीमेल फिगर को जो है वो डेडिकेट कर दिया. यहां पर कुछ फीमेल फिगर्स के और एलिगरीज के नाम दिए गए. एलिगरी इनको बोला जाता था बेटे. नाउ फ्रांस में जो एलिगरी था दैट वाज मैरियाने, जर्मनी में जर्मेनिया, एंड इंडिया में वी ऑल नो दैट इज द भारत माता, राइट. कि आज की डेट में हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो एक इमेज हमारे दिमाग में जो क्रिएट होती है दैट इज द भारत माता की इमेज. So that is an allegory, right? Now, nationalism and imperialism. What it says? Here comes the next topic, which is nationalism and imperialism. बेटा क्या कहता है ये? By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. So basically जो नेशनलिज्म की भावना थी वो धीरे धीरे करके अब फीकी पड़ती जा रही थी और इंपीरियलिज्म जो है वो राइज होता जा रहा था. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans area. Now अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में, बल्कन्स एरिया के बारे में, राइट. ये केस स्टडी है बच्चों, और यहां पर एक बहुत सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन जो है वो रिकॉग्नाइज की गई थी, ठीक है. और ये कब हुई थी? सो आफ्टर 1871 इट हैपेंड. द बल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. बेटा यहां पर कई तरीके के लोग रहते थे, छोटी छोटी बहुत सारी यहां पर जो है वो टेरिटरीज थी, हर एक को अलग अलग जो है वो रूलर हुआ करता था. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. अब क्या हुआ, जब इनको पता लगा कि जर्मनी, इटली, इन सब में जो है वो यूनिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, हमारे ऊपर अब किसी का भी जो अथॉरिटी नहीं है, तो इन्होंने भी आपस में ऐसे ही अपना टेरिटरीज का एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया. द बल्कन रीजन, बल्कन एरिया बिकेम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. उस समय पर जितने भी बल्कन एम्पायर में टेरिटरीज में लोग जो भी थे या जो भी किंग हुआ करते थे बेटा, वो आपस में लड़ाई करते थे, ठीक है. वो चाहते थे कि कैसे भी करके हम अपनी टेरिटरीज को क्या करें और भी ज्यादा एक्सपेंड करें, ठीक है. द बल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर. और हर एक जो किंग था वो ये चाहता था कि मैं अपने पड़ोसी राज्य को या स्टेट को जो है वो अपने अंडर में कर लूं. अब इसके लिए वो तरह तरीके से लड़ाइयां लड़ते थे. Now, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as a natural and universal. लेकिन फाइनली जब ये सब लड़ाई झगड़े हुए, काफी वॉर्स हुई बेटा वहां पर, द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, एक आइडिया क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड कि भाई इतने जो भी पूरा एम्पायर है हमारा, इसमें क्या हो, एक कॉमन सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, एक नेशन स्टेट होना चाहिए.
came to be accepted as natural and universal. फाइनली एक नेचर के द्वारा या नेचुरल हम कह सकते हैं एक डीड हुई कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़े छोड़ करके कि यूनिवर्सल स्टेट के बारे में सोचना चाहिए. और दिस वाज द मेन रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और यही है बेटा जो कि सबसे पहला रीजन बना था और बहुत मेन रीजन बना था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हमारा जो है वो हुआ था. राइट. सो अभी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया बेटा जी. चैप्टर यहीं पर एंड होता है. होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. ठीक है, नोट्स आपने कॉपी किए होंगे. राइट. अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे ताकि वो भी इसका फायदा ले पाए. राइट. थैंक यू सो मच.